स्वागत है आपका। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स का जो थर्ड पेपर है वो करने जा रहे हैं। उसमें देखिए दोस्तों, मुख्य जो क्वेश्चन है वो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि फर्मा का नियम बताइए। फर्मा का नियम। तो देखिए दोस्तों, फर्मा का नियम जो है वो क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रकाश जो है, प्रकाश उस पथ पर या उस पथ का चयन करता है जिसमें लगा समय क्या हो भी, समय न्यूनतम हो। ठीक है दोस्तों, तो फर्मा का नियम क्या कहता है कि हमारे पास एक कोई बिंदु ए है, दूसरा कोई बिंदु बी है, तो प्रकाश इस प्रकार न होकर डायरेक्ट किस प्रकार आएगा भाई, जहां उसको समय कम लगा हो उस पथ से अभिगमन करता हुआ बिंदु ए से बी तक पहुंचेगा। अगर बीच में किसी प्रकार का अवरोध है तो अपवर्तन, विवर्तन या परावर्तन होता हुआ प्रकाश जो है वो किसी अन्य पथ से बी तक, जिसमें समय कम से कम लगता हो, आने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अनेक माध्यम में परावर्तनों व अपवर्तनों के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अभिगमन, या जो उसका प्रकाश का पथ है वो सरलतम और न्यूनतम दूरी वाला होना चाहिए। तो अभिगमन में प्रकाश ऐसे पथ का चयन करता है जिसमें लगा समय जो क्या हो भी, न्यूनतम या स्थिर कह सकते हैं, स्थिर हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा फर्मा का नियम। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण क्या होता है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण को बताइए, तो देखिए ऋजु रेखीय जो संचरण होता है वो क्या होता है कि प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण से तात्पर्य है कि प्रकाश सदैव
प्रकाश का जो पथ है वो हमेशा क्या होता है, सरल होता है, सदैव सरल रेखा में तरंगों के रूप में गमन करता है। क्या करता है दोस्तों, गमन करता है, अर्थात प्रकाश का पथ सदैव सरल रेखीय होता है। हाँ तो दोस्तों, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण होता है कि प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण से तात्पर्य है कि प्रकाश सदैव जो है वो किस में गति करता है, सरल रेखा में तरंगों के रूप में गमन करता है, जिसे क्या कहते हैं हम, ऋजु रेखीय गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास कि पार्श्व आवर्धन को बताइए दोस्तों। तो पार्श्व आवर्धन जो है उसे हम किस प्रकार लिखते हैं, देखिए कि पहले तो देखिए आप कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब के हम आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब जो हमारे पास उसके आकार में जब कमी या उसका आकार थोड़ा छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, भी आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब के आकार व बिंब के आकार, प्रतिबिंब के आकार व बिंब के आकार की निष्पत्ति, बिंब के आकार की निष्पत्ति अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ द्वारा उत्पन्न, मतलब इनके द्वारा कुछ इनके आकार में जो निष्पत्ति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, भी आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, यानी आवर्धन जो है प्रतिबिंब का आकार, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बटे में बिंब का आकार। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हमें करना है पार्श्व आवर्धन करना है। तो पार्श्व आवर्धन करने के लिए देखिए कि हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ मान लिया हमने, क्या मान लिया भाई, गोलीय पृष्ठ मान लिया। माना कि गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष जो है, कि मुख्य अक्ष पर ऊंचाई जो वो क्या ले ली हमने, एक बार h1 ले ली, ऊंचाई क्या ले ली भी दोस्तों, h1 ऊंचाई का, h1 ऊंचाई का एक क्या लिया भी, बिंब है, तथा इसका प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब क्या है भी, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है भी, h2 है। एक बिंब हमने लिया जिसको हमने गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है, ऊंचाई कितनी है दोस्तों उसकी, h1 है। तो उसका प्रतिबिंब कितना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है भी, h2 है। कितनी है दोस्तों, h2 है। तो पार्श्व, इसे पार्श्व भी बोल सकते हैं या इसे अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं, पार्श्व या
अनुप्रस्थ आवर्धन जो है वो क्या होगा दोस्तों, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन उसे हम लिखेंगे एम टी से बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई है, तो हमने किसको लिखा भी, ऊंचाई को, यानी h2 को। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर h2 है, और बिंब की ऊंचाई कितनी है अभी दोस्तों, बिंब की ऊंचाई बराबर होगी h ऊपर। तो इससे आप पार्श्व आवर्धन को निकाल सकते हो। हाँ, तो पार्श्व आवर्धन किसे कहते हैं दोस्तों, कि हमारे पास क्या है, एक गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर हमने h ऊंचाई का एक बिंब लिया है तथा उसका प्रतिबिंब हमें जो है वो h2 ऊंचाई का प्राप्त हो रहा है। तो पार्श्व आवर्धन क्या होगा भी, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 बटे में बिंब की ऊंचाई h1 के अनुपात को क्या कहते हैं भी, पार्श्व आवर्धन कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास कह दिया जाए कि अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन को बताइए। तो देखिए दोस्तों, अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन जो होता है उसे हम किस प्रकार लिखते हैं कि यदि टी एक स्मॉल छोटी लंबाई का डी लंबाई का एक बिंब है जो क्या है भी, प्रकाशिक अक्ष के साथ रखा है तथा डीवी लंबाई का उसका हमें क्या प्राप्त हो रहा है अभी, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो डीवी लंबाई का प्रतिबिंब अक्ष के साथ बनता है, तो यह अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो मैथमेटिकली ऐसे किस प्रकार लिखेंगे, तो एम ए यानी कि अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन एम ए बराबर क्या होगा भाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में क्या आ जाएगा, बिंब की लंबाई हो गया। प्रतिबिंब की लंबाई हमने क्या ली थी भी, डी वी ली है प्रतिबिंब की, ये प्रतिबिंब की लंबाई है डी वी, और बिंब जो हमने शुरुआत में लिया था उसकी लंबाई कितनी हो गई, डी यू। तो इन दोनों का जो अनुपात है उसे हम अक्षीय आवर्धन या अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोणीय जो आवर्धन है, हमने इससे पहले पार्श्व आवर्धन अक्षीय आवर्धन कर लिया है, यानी पार्श्व यानी हमारे पास हो गया अनुप्रस्थ आवर्धन और अक्षीय आवर्धन हो गया यानी अनुदैर्ध्य आवर्धन। इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है और आवर्धन के बारे में भी हमने चर्चा
कर ली है। तो आवर्धन जो पार्श्व आवर्धन जो है वो किससे संबंधित था, ऊंचाई से, और इसके बाद में हमने जब लंबाई से संबंधित लिया तो उसे हमने अनुदैर्ध्य या अक्षीय आवर्धन लिया। इसी के साथ अब हम कोणीय आवर्धन करने जा रहे हैं। तो कोणीय आवर्धन जो है तो किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तित प्रकाश किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ, क्या है दोस्तों कि गोलीय पृष्ठ को के अपवर्तित प्रकाश किरण के द्वारा मुख्य अक्ष के साथ, किसके साथ भाई, मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण। अब आवर्धन जो कोणीय है तो कोण से संबंधित होगा, तो कोण की स्पर्शज्या जो होती है, स्पर्शज्या आपको पता है भी टेन थीटा क्या होती है, भी ढाल होती है ना, तो टेंजेंट हो गया इसका, ठीक है। तथा स्पर्शज्या तथा मुख्य अक्ष, जो हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंब बिंदु से प्राप्त, बिंब बिंदु से जो प्राप्त हो रहा है, से प्राप्त संगत आपतित किरण, संगत, इसके संगत जो आपतित किरण प्राप्त होती है, तो उसके द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या। तो देखिए इसमें आपको पता चल गया होगा कि मुख्य अक्ष के साथ अपवर्तित किरण जो है हमारे पास, कौन सी भाई, अपवर्तित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण, तथा बिंब बिंदु से प्राप्त संगत जो आपतित किरण है, एक तो आपतित किरण और एक अपवर्तित किरण, इनके दोनों के द्वारा बनाए गए जो कोण है उनके अनुपात को क्या कहते हैं भाई, कोणीय आवर्धन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो कोण की स्पर्शज्या की निष्पत्ति क्या कहलाती है भाई, कोणीय आवर्धन कहलाती है, कोणीय आवर्धन कहलाती है दोस्तों। तो कोणीय आवर्धन जो है उसे हम किससे भी एम थीटा से डिनोट करते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा भाई, टेन अपवर्तन होने के बाद थीटा टू जो है उसको हमने, जो कोण है उसे थीटा टू रख दिया, तो उसका अनुपात बट्टे में, उसका मान और बट्टे में, और जो कोण आपतित किरण है उसके द्वारा बनाया गया कोण जो है टेन थीटा वन, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं भी, कोणीय आवर्धन बोला जाता है दोस्तों। तो कोणीय आवर्धन, पार्श्व आवर्धन और अक्षीय आवर्धन के बारे में हमने अच्छे तरीके से जान लिया है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।